बच्चों, कैसे हो सब लोग। फिर से नए वीडियो के साथ मैं फिर से आ गया हूँ आपको नया टॉपिक के साथ पढ़ाने के लिए। तो आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं और मैंने सोचा था थर्मोडायनामिक चालू करूंगा, लेकिन थर्मोडायनामिक मॉर्निंग वाले क्लास में आने वाला है। अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो रात के 10 बजे आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी बताए कि भाई हमें कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, मुझे पता है ढंग का नहीं पढ़ाता, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ा लेता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, एकदम बेसिक से जाएंगे। कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर कवर करूं, लेकिन इतना ध्यान में रखना, ये रेगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहने वाला है, मतलब रेगुलर क्लास के हिसाब से नहीं रहने वाला है। ठीक है, जो आईएमपी टॉपिक्स रहने वाले हैं हमारे, उन्हीं के बेसिस में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, रेगुलर जो हमारा वीडियो रहेगा, मतलब रेगुलर लेक्चर वाला जो वीडियो रहेगा, जो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, उसको अलग प्लेलिस्ट में आपको देखना है। ये वाला आपको रिवीजन के तौर पे कंसीडर करना है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया यार, फिर से ज्यादा खाना खा लिया मैंने। कोई बात नहीं यार, अरे है ना, रात में कम खाना खाना चाहिए, बराबर है क्या? बायोलॉजी वालों को पहले पता होगा क्यों खाना चाहिए, तो है ना, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। अरे यार मुझे नहीं होता है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मोटू हो रहा हो, आपको भी पता है, बराबर है क्या? चलो, तो आज हमारा टॉपिक चालू करेंगे। टॉपिक का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। लेकिन बच्चों, उसमें बेसिक टर्म्स को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आपको बेसिक टर्म्स समझ में आ गई ना, तो रोटेशनल डायनामिक्स जैसा आसान चैप्टर आपको दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, बेसिक टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको पहला जो मैं वीडियो लेने वाला हूं, ये बेसिक टर्म्स में ही लेने वाला हूं। ठीक है, सारी बेसिक टर्म्स को समझाऊंगा और उसके बाद ही हम टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई क्या बच्चों? शुरुआत करें क्या? चलो सर, करते हैं, अच्छी बात है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर बच्चों 1 है। कौन सा चैप्टर है? बोलो बच्चों। ई आ। बोलो बच्चों, कौन सा चैप्टर है? हमारा चैप्टर नंबर 1, सबको पता ही होगा। इस चैप्टर का नाम भी सबको पता होना चाहिए। फिर क्या नाम है? बोलो बच्चों, रोटेशनल डायनामिक्स। बोलो, बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? अब बात करते हैं सर, इसमें पढ़ना क्या है हमें। एक्चुअल में ना, हमें इसमें घूमने वाली चीजें पढ़नी है। जैसे आपने इसके पहले मोशन पढ़ा होगा, मैं लिख के नहीं दूंगा, लेकिन पढ़ा होगा। मोशन ना 3 टाइप के होते हैं। पहला लीनियर मोशन, जिसको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर भी बोला जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सीधी सीधी चल रही है, मतलब सीधा, जैसे कार चल रही है स्ट्रेट रोड पे, दैट इज लीनियर मोशन। ठीक है, कुछ मोशन होते हैं 2D होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं। उन्हीं 2 डायमेंशनल मोशन को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो, ये कौन सा मोशन है? 2 डायमेंशनल। पहली हमारी क्लास की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, बोलो, रोटेशनल डायनामिक्स में कौन से मोशन के बारे में हमें पढ़ना है? बोलो बच्चों, 2 डायमेंशनल मोशन। कौन सा मोशन? 2 डायमेंशनल मोशन। सर, इसमें कौन से 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ने हैं सर? अरे बच्चों, इसमें ना हमें 2 टाइप के मोशन पढ़ने हैं। एक है सर्कुलर मोशन, और दूसरा है रोटेशनल मोशन। अच्छा, समझ गया सर मैं। हमें ना रोटेशनल डायनामिक्स में 2D मोशन पढ़ने हैं, लीनियर मोशन नहीं पढ़ना है। हमें ना सर्कुलर मोशन पढ़ना है और रोटेशनल मोशन पढ़ना है। बोलो, बात समझी क्या? अब बात करते हैं बेसिक से। सर, दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझा दो सर हमें। सर, सर्कुलर और रोटेशन तो सेम लगता है, लेकिन नहीं बच्चों, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों अलग बात है। कैसे? याद रखना, सिंपल वे में समझते हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या आपने ये चीजें पढ़ी है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है इन अ पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट? बराबर पढ़ा है? कहिए, ऐसे ही पढ़ा है कुछ? तो याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल किसी के अराउंड में रिवॉल्व करे, बात समझ में आ रही है क्या? जब भी कोई पार्टिकल किसी के अराउंड में रिवॉल्व करता हो, उस पहली बात तो उसको ऑब्जेक्ट को पार्टिकल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बोलो,
पार्टिकल बोला जाएगा। बात समझी क्या? तो याद रखना उस टाइप के मोशन को सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। इसका डेफिनेशन हम बाद में पढ़ने वाले हैं, पहले दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, अब दोनों सर्कुलर रोटेशन कैसे पहचानेंगे? सिंपल है, याद रखना सर्कुलर मोशन इज परफॉर्म बाय अ पार्टिकल। ये कौन परफॉर्म करेगा बोलो बच्चों? पार्टिकल परफॉर्म करेगा। जैसे एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इज नथिंग बट अ सर्कुलर मोशन। बराबर बोल रहे हो क्या? हाँ कि ना? सपोज कंसीडर कर लो प्लैनेट की जो ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर है, तो ऑब्वियसली प्लैनेट सन के अराउंड में रिवॉल्व करेंगे तो मैं उसको सर्कुलर मोशन अज्यूम कर सकता हूं। बोलो बराबर है क्या? लेकिन ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं कि इलिप्टिकल होती है, हमने अज्यूमशन की बात की। तो वो प्लैनेट क्या पार्टिकल कंसीडर करेंगे क्योंकि सन प्लैनेट के मुकाबले बहुत बड़ा हो जाएगा। बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो रोटेशनल मोशन कौन परफॉर्म करता है सर? याद रखना, इट इज परफॉर्म्ड बाय अ सिस्टम और अ बॉडी। याद रखना कौन परफॉर्म करेगा? ये एक सिस्टम परफॉर्म करेगा, एक बॉडी परफॉर्म करेगी, एक ही जगह पे वो रोटेट कर सकती है। बोलो बात समझी क्या? जैसे एग्जांपल, क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है? दिस इज अ सर्कुलर मोशन। सिमिलरली क्या हमारा जो अर्थ होता है बच्चों, क्या वो प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व करता है? हाँ। वो कौन सा मोशन है बोलो? सर्कुलर। इमेजिनेशन में बोल रहा हूं। लेकिन क्या प्लैनेट खुद की एक्सिस में भी घूमता है? हाँ सर, बराबर है। वो उस मोशन को किसी के अराउंड वाला मोशन नहीं बोला जाएगा। दैट इज नथिंग बट सर्कुलर मोशन। उस कंडीशन में अर्थ एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी कहलाएगा, एक सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि अर्थ में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल अगर मिल जाए और वो अगर घूमने लग जाए तो क्या कहलाएगा? एक सिस्टम घूम रहा है। बोलो बात समझी क्या? ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है। बात समझी क्या? चलो बढ़ते हैं आगे। इट इज परफॉर्म बाय पार्टिकल, इट इज परफॉर्म बाय द सिस्टम और बॉडी। बराबर बोल रहा हूं, ये किसी के अराउंड में रिवॉल्व करेगा, ये अपनी जगह पे ही घूमेगा। हे भगवान, खाना कम खाना चाहिए था यार मैंने, कोई बात नहीं है। चलो बढ़ते हैं बच्चों। अभी ना बच्चों आपको ना क्या करना है, हमें ना फिलहाल रोटेशनल मोशन को थोड़ा सा नहीं पढ़ना है, हम अभी थोड़े से बेसिक टर्म्स को समझेंगे। सर्कुलर मोशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, बेसिक क्वेश्चंस थोड़ा सा हम ले लेते हैं, उसके बाद ही हम नए वीडियो पे आएंगे। ठीक है, पहला क्लास बेसिक वाला रहने वाला है। सब लोगों को ये अगर बेसिक समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, एक तालियां बजा लो यार मेरे लिए। ठीक है, चलो। चीनी कम है, चीनी कम है, चीनी कम है, अरे चाय में कम कम है। ये कौन सा गाना है सर? अरे पता नहीं, मैंने सुना था यार, लेकिन ये बोल रहा था कि चीनी कम है तो मैंने भी बोल दिया। दुकान से खरीद के लाओ यार, चीनी कम है तो, है ना? बोलने बताने की क्या जरूरत है? ढिंडोरा पीट रहे हो, चीनी कम है, चीनी कम है। आ, 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 आ। चलो बढ़ते हैं भाई। सबसे पहला आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है बच्चों, लेकिन क्या आया था बाद में बताऊंगा। पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। मेरा सवाल क्या है सुन लो, डिफाइन सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, डिफाइन सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो बच्चों सर्कुलर मोशन क्या होता है। सबसे पहली बात, आपको सवाल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही पूछा गया है, मैं पहले सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यूसीएम बाद में आएगा, अब देखेंगे कैसे लिखेंगे। चलो, सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? बहुत इजी, बहुत आसानी से पढ़ेंगे हम। मुझे बताओ, ये मोशन कौन परफॉर्म करता है? पार्टिकल। बराबर बोल रहा हूं क्या? और वो पार्टिकल कैसे रिवॉल्व करता है? सरकमफरेंस में घूमता है कि नहीं घूमता है? किसके सरकमफरेंस में? सर्कल के सरकमफरेंस में। हाँ या ना? तो मैं बोलूंगा ये किसका मोशन है? बोलो पार्टिकल का। कौन परफॉर्म करता है? पार्टिकल। तो आंसर आएगा मोशन ऑफ पार्टिकल। क्या आएगा बोलो? मोशन ऑफ पार्टिकल। कैसे होता है इसका मोशन? अलोंग सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। बोलो बात समझी क्या? अलोंग सरकमफरेंस ऑफ सर्कल।
ठीक है, फिर से एक बार, सर्कुलर मोशन किसका मोशन है? पार्टिकल का। और वो कैसा होता है? अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। आप लिख देना इज कॉल्ड, क्या होता है आपको पता है, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बोलो बात समझी क्या? हाँ सर बराबर। अरे बच्चों एक बात बताओ, क्या आपको स्टेट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, क्या बात कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, सुन लो और समझ लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आपको पता है क्या बच्चों? एग्जाम्पल बताने की जरूरत है क्या बच्चों? बोलो यार। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल अभी तो बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, बराबर। दूसरा कौन सा एग्जांपल बताया? मोशन ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सॉरी सन। अरे हाँ या ना? क्या ये भी बोल सकता हूं, अ स्टोन टाइड टू अ रस्सी स्ट्रिंग एंड वर्ल्ड इन अ सर्कल, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ गई क्या? यस सर, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पता होनी चाहिए। याद रखना, सर्कुलर मोशन की ना दो प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है बच्चों? तो क्या कौन सी प्रॉपर्टीज है सर? पता है क्या, सर्कुलर मोशन जो होता है ना, सर्कुलर मोशन, सर आपको मैं बताऊं क्या सर, सर्कुलर मोशन ना इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन होता है बोलो बच्चों? सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। अब आपका सवाल होगा सर व्हाई दिस कोलावरी कोलावरी डी, मतलब व्हाई, क्यों? तो सुन लो, मुझे एक बात बताओ बच्चों, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन? एक्सेलरेटेड का मतलब है जब आप बाइक चलाओ तो आप एक्सेलरेट करो तो क्या चेंज होता है? वेलोसिटी, हाँ कि ना? जैसे सोचो आपकी गाड़ी चल रही है 20 की स्पीड से, तो आपने मतलब वेलोसिटी 20 है आपकी, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड चल रही है 20 ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक आप क्या नहीं करोगे? एक्सेलरेट नहीं करोगे। इसका मतलब है एक्सेलरेट करने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, या वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आता है। मैं बोल सकता हूं क्या? अरे बोलो ना यार, जब वेलोसिटी चेंज हो गई होगी तो मैं ये बोल सकता हूं ना, उसमें क्या आ गया होगा? एक्सेलरेशन आ गया होगा। तो ऐसे टाइप के मोशन को क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन, बराबर है क्या? और पता है क्या, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गोज ऑन चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। क्या बोल रहा हूं सुन लो, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन velocity of particle goes on changing, goes on changing। कब चेंज होगा बोलो? at every instant, हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है बोलो? चेंज होती है। अब आपने पूछना चाहिए सर फिर से बताओ क्यों? अरे अभी बताता हूं भाई, ये रहा सर्कल, ये रहा सर्कल, इसके बारे में बाद में बताने वाले, फिर भी सुन लो। मुझे बताओ पार्टिकल अभी यहां है इस इंस्टेंट पे, अभी, कब? अभी। तो याद रखना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी का डायरेक्शन पार्टिकल के पोजीशन को टेंजेंट की तरफ होता है। अब यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये हो गया टेंजेंट, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी ऊपर है। कुछ देर बाद क्या पार्टिकल यहां से यहां आ जाएगा बोलो? आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बोलो? होगा कि नहीं होगा? कुछ देर बाद यहां से यहां आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? उसका डायरेक्शन फिर से क्या हो जाएगा? चेंज। और आपको पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, बराबर बोल रहा हूं क्या? इसका मतलब है अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन। समझा क्या? हाँ सर। तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गोज ऑन चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, हेंस इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया क्या? लेकिन एग्जाम में अगर सवाल आए तो आपको पूछा जाएगा बताओ, सिर्फ एक्सप्लेन करने नहीं बोलेगा, तो आपको सिर्फ यही लिखना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया क्या? चलो
आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे नए टॉपिक पे। और हमारा नया नया वाला जो प्रॉपर्टी है वो है बच्चों, पता है क्या आपको, सर्कुलर मोशन जो होता है ना, सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन बोलो? सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है बोलो बच्चों? पीरियोडिक। समझ में आया क्या? सर पीरियोडिक का मतलब तो बताओ सर। अभी बताता हूं, याद रखना। सर्कुलर मोशन पीरियोडिक का मतलब है जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन बनाता है। कौन सा मोशन बनाता है? सर्कुलर। तो वो पार्टिकल ना अपना पाथ बार बार रिपीट करता है। देखो इसी रास्ते से वो क्या घूमेगा, बार 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 बार। अरे बार में नहीं जाएगा, बार बार एक ही रास्ता बनाएगा, ये मैं बोलना चाहता था। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई ये पार्टिकल एक ही रास्ता बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल अपना रास्ता बार बार रिपीट करे, ऐसे टाइप के मोशन को ओ पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। समझ में आया क्या? तो अपन लिख सकते हैं एज अ पार्टिकल repeat its path in a definite interval of time, in a definite interval of time। अरे बोलो समझा? कुछ देर बाद वो अपना रास्ता बार बार रिपीट करता है। समझा? और ऐसे हेंस इट इज अ पीरियोडिक मोशन। समझ में आया क्या? सर्कुलर मोशन किसका मोशन है? पार्टिकल का। कैसा होता है वो? सरकमफरेंस के अलोंग में। एग्जांपल हमको याद हो गए सर। बोलो सर्कुलर मोशन की दो प्रॉपर्टीज होती है। पहला तो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन एंड इट इज अ पीरियोडिक मोशन। बोलो समझ में आया क्या? एक्सेलरेटेड का मतलब है पार्टिकल जब घूमे तो उसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज हो तो उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन या उसमें एक्सेलरेशन आ गया ऐसा बोला जाता है। और पीरियोडिक का मतलब होता है जब भी कोई पार्टिकल बार बार एक ही रास्ता रिपीट करता हो, ऐसे टाइप के मोशन को हमें पीरियोडिक मोशन बोलना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलो भाई खींच लो, नहीं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई। क्या बोल सकता हूँ? तुम लोग शरीफ लोग हो, शरीफों की दुनिया में रहते हो, और हम लोग सबसे बेशरम इंसान हैं। हाँ सर सही तो बात बोल रहे हो आप। क्या बोला तुमने? हाँ हाँ बेशरम। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जैसा आप बोलो। ठुमक ठुमक चाहिए दे ना, थोड़ा आवाज कम करो मैडम या आवाज आएगी। हाँ बड़े बच्चों पक्का? चलो तो बच्चों बेसिक टर्म्स और थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, ताकि हमें थोड़ा और डाउट क्लियर हो जाए। इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको उसको क्या क्या बोलते हैं। चलो शुरुआत करेंगे हम बच्चों एकदम बेसिक से, और वो है रेडियस वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं बोलो बच्चों? हम रेडियस वेक्टर की। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे में ना आपको ना कुछ बेसिक फॉर्मूले समझ में नहीं आते हैं। फिर बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है, जिसको नहीं समझ। अब तक तो समझो पहला वीडियो समझ में आया, मतलब पहला पार्ट तो समझ गया होगा। चलो तो सुनो, अब रेडियस वेक्टर देखो बोलो बच्चों क्या है। सबसे पहली बात, इसके इसमें नाम में दिया हुआ है, ये एक क्या है? वेक्टर है। रेडियस कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। बोलो भाई कौन सी? ए वेक्टर क्वांटिटी ए। अच्छा अभी समझ में आया, मतलब ये एक वेक्टर है, तो ऑब्वियसली वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां होगा यही बताना है, बस खत्म। देखो डेफिनेशन, ये हो गया भाई सर्कल, ये हो गया सर्कल। सर्कल नहीं सर, आज पढ़ाओ सर। देखो भाई रेडियस वेक्टर क्या है? वेक्टर। अरे बोलो यार, क्या इसको ड्रॉ करना पड़ेगा? चलो करते हैं ड्रॉ। बोलो क्या यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ करना पड़ेगा? बोलो कहां से कहां तक ड्रॉ किया है? ये क्या है पता है क्या? इट इज अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। बोलो ये क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल है।
ठीक है, और इसको ही बोला जाता है रेडियस वेक्टर। तो बोलो रेडियस वेक्टर कहां से कहां ड्रॉ किया जाता है? इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम कहां से ड्रॉ करेंगे बोलो बच्चों? सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। बोलो समझा? अब ये पार्टिकल का है सरकमफ्रेंस पे, अलोंग सरकमफ्रेंस। अरे बोलो समझ में आया क्या? फिर से एक बार, रेडियस एक वेक्टर होता है, उसको ड्रॉ किया जाता है सेंटर से लेके पोजीशन तक। समझ में आया क्या? पक्का बच्चों याद रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है बोलो? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रेडियस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रख लेना है। इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है बोलो? सेंटर से दूर, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। कहां से कहां होता है बोलो? अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है बोलो? मीटर। ऑब्वियसली एसआई यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये मीटर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? डायरेक्शन कहां से कहां होता है बोलो? अवे फ्रॉम द सेंटर। आपकी इच्छा होगी तो लिख लेना, बाकी ये चार बातें आपको पता होनी चाहिए रेडियस वेक्टर के बारे में। रेडियस वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसका डायरेक्शन सेंटर से दूर होता है, और ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको सेंटर से पोजीशन ऑफ पार्टिकल तक बनाया जाता है। बोलो बात समझी क्या? हाँ सर मैं तो समझ गया, शाबाश, गुड। अगला छोटू सा बेसिक टर्म, चलो खींचते चलो भाई, जो जिसको समझ में आ रहा हो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते चलो और खींचते चलो। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हाँ ये तो मैंने पहले भी बोला था भाई, मेरा अच्छा गाना, फेवरेट वाला गाना है ये। बोलो हमारा अगला टॉपिक क्या है सर? हमारा अगला टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलो बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अरे बड़े क्या, पक्का? चलो तो हमारा नए टॉपिक पे हम आते हैं, और वो टॉपिक का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए सुनो। सबसे पहले बच्चों हम ना एक फिर से क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। चलो बना लिया गोला। अरे गोला अच्छा बना क्या रे? एकदम परफेक्ट, क्योंकि अपन ही परफेक्ट है तो गोला भी परफेक्ट ही बनेगा भाई। नहीं बनेगा क्या? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा बोल दो रे बाबा, नहीं तो एक दूंगा कान के नीचे बजा के। बजाऊ क्या? नहीं ना, नहीं ना, सुनो अभी। बोलो भाई ये क्या है बोलो? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना? अब सवाल ये है, क्या ये रेडियस वेक्टर है? हाँ सर आपने अभी भी बोला। तो ये रेडियस वेक्टर है तो क्या ये भी रेडियस वेक्टर है? हाँ सर। अरे सर इसका डायरेक्शन तो चेंज हो गया, मतलब रेडियस वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। हाँ मतलब ये तो चेंज हो गया, मतलब क्या हमें थीटा निकालने के लिए या थीटा का डेफिनेशन बताने के लिए हमें ये बोलना पड़ेगा कि ये एंगल किसने बनाया, ये एंगल किसने बनाया, कहां बनाया और कब बनाया। ये तीन सवाल का आंसर आप दे दो, इसका डेफिनेशन आप बता सकते हो। बोलो भाई किसने बनाया एंगल? मैं बताऊं, ये देखो पहले रेडियस वेक्टर यहां था, अब रेडियस वेक्टर यहां चला गया। बोलो क्या ये एंगल रेडियस वेक्टर ने बनाया है? हाँ। कहां बनाया है बोलो? सेंटर ऑफ द सर्कल पे। और कब बनाया होगा? कभी तो भी, तो अपन बोलेंगे इन अ गिवन टाइम। हाँ कि ना? बराबर। तो बोलो इसका डेफिनेशन क्या आ जाएगा बोलो? एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर। ये हो गया किसने कहा बनाया? एट द सेंटर ऑफ सर्कल। और कब बनाया? इन अ गिवन
टाइम। समझा क्या? एंगल किसने बनाया, कहाँ बनाया और कब बनाया। हाँ समझ गया सर मैं तो। चलो आगे बढ़ते हैं। सारा फालतू बुढ़ापंती मत करो। क्या हमें ये समझ गया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है? तो मैंने बोल दिया इट इज एन कौन सा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल लिख के रख दो। ठीक है, बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तो कंफर्म है वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। लेकिन ये एंगुलर है तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा? बोलो एक्सियल वेक्टर। बोलो बच्चों कौन सा वेक्टर कहलाएगा? एक्सियल वेक्टर। ठीक है बच्चों, इसका जो एसआई यूनिट होता है ना, एसआई यूनिट याद रखना बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट थीटा का रेडियन होता है। क्या होता है? बोलो रेडियन। क्या होता है? रेडियन। बिल्कुल ऐसा रोने का नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? एकदम ऐसा नींद में आ जाना चाहिए, अरे थीटा का यूनिट रेडियन है। हाँ 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 हाँ, चलो इट इज एन एक्सियल, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? बोलो बच्चों रेडियन होता है। इसका फॉर्मूला भी देख ले क्या? चलो देख लेते हैं। अरे बोलो, क्या आपने कभी स्कूल में पढ़ा था? थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ये मैंने मैग्नीट्यूड में बताया है। किसमें? मैग्नीट्यूड में। तो मुझे बताओ, क्या यहां से लेकर यहां तक का जो मैं स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट लूं उसको मैं एस बोल दूं क्या बच्चों? विच इज नथिंग बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलो हाँ कि ना। तो मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल में वो डिस्टेंस होता है, वो बाद में समझेंगे हम। ठीक है, फिलहाल मैंने उसको आर्क लेंथ नाम दिया है, विच इज डिस्टेंस। ठीक है, तो बोलो थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बोलो एस अपॉन आर। बोलो समझा क्या? ठीक है, एक्चुअल में इसको अपने को आर्क लेंथ बोला है, लेकिन उसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों लिया जा सकता है। वो कैसे निकालेंगे बाद में फॉर्मूला बताता हूं उसका। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यहां से ना एक फॉर्मूला हमें मिलेगा बच्चों, एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बोलो आर थीटा। क्या मिलेगा? एस इक्वल टू आर थीटा। फिलहाल लिख के रख लो, मैं आपको इससे आसान फॉर्मूलेज बताने वाला हूं, आपको लर्न करने का तरीका। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? बोलो बोलो बोलो, इट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? बोलो बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना था, तो मैंने उसको आर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो समझा क्या? तो मोस्टली 3 टर्म ऐसी मिलेगी आपको जहां लीनियर वैल्यू को एंगुलर में लिखने के लिए उसको आर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इतनी बातें आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। वैसे तो सीईटी के लिए और भी कुछ होती है, लेकिन वो यहां नहीं आएगा। वो अपने पुराने वाले वीडियो, आप काइनेमेटिक्स मैंने शुरू किया है, वहां देख लेना है। उसके भी आगे वीडियो आने वाला है। फिलहाल आप लोगों के लिए मैं अपनी मेहनत को जाया कर रहा हूं। जाया नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन आप लोग जब वीडियो देखोगे ही नहीं तो मुझे ऐसे ही लगेगा यार। ठीक है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है बच्चों, प्लीज शेयर करो यार। ठीक है, मोटिवेशन मिलना चाहिए, नहीं तो मैं मोटा हो जाऊंगा भाई। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये रहा भाई कुछ क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। चलो नया टॉपिक आगे बढ़ेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने समझ लिया, अब बढ़ते हैं और भी बेसिक से। ठीक है, क्या क्या पढ़ा बच्चों? बोलो हमने पहला तो पढ़ा भाई सर्कुलर मोशन, दूसरा पढ़ा उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, बाद में रेडियस वेक्टर पढ़ा, और अब पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? बोलो एंगुलर वेलोसिटी। वैसे तो ये जरूरी नहीं होता है बोर्ड में पढ़ाना, लेकिन डायरेक्ट लिखवा के दे सकता था मैं, लेकिन फिर भी हम अभी कुछ नया पढ़ाऊंगा मैं। चलो बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। क्या टॉपिक है? बोलो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। अब सवाल ये है, एंगुलर वेलोसिटी तो समझ गया,
सर इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? इसको ना इससे डिनोट किया जाता है, ये है W। हाँ कि ना? नहीं सर, ये तो W नहीं है, लेकिन आप तो यही सोच रहे थे ना यार, लेकिन ये W नहीं है। इसको ना बच्चों क्या बोला जाता है? ओमेगा। इसको क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? ओमेगा। हाँ, ओमेगा ओमेगा मेघा, तुम सा नहीं कोई मेघा। अरे ये मैडम का नाम है, आपको पता होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको अपने को डिफाइन करना है। वैसे तो इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, स्कूल में ही पढ़ा था आपने। आपने पढ़ा होगा स्कूल में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अरे पढ़ा था क्या सर? ये तो लीनियर वेलोसिटी का डेफिनेशन था। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूं भाई, यहां पे जगह मेरे लिए थोड़ी ना छोड़ा है, इसके लिए छोड़ा है मैंने। तो वो था लीनियर वेलोसिटी का डेफिनेशन। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। बात समझी क्या? पक्का, गारंटी के साथ। तो यहां पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट आएगा बोलो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या? किसका चेंज होना बोलो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना। किसके रिस्पेक्ट में बोलो? टाइम के रिस्पेक्ट में। याद है मैंने बोला था टाइम से जब डिवाइड किया जाए तो हम उसको रेट ऑफ बोला जाएगा। तो बोलो भाई ओमेगा का फॉर्मूला क्या यही आएगा? चेंज इन थीटा डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। डायरेक्ट छोड़ो यार, ऊपर फॉर डेफिनेशन तो लिख ही दिया ना। बोलो क्या इसका फॉर्मूला θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1 आएगा। अगर वेक्टर में लिखना हो तो ओमेगा वेक्टर वेक्टर आप लिख सकते हो। बोलो समझा? अगर मुझे एवरेज निकाल इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो हम ओमेगा को ऐसा भी लिख सकते हैं, विच इज d थीटा बाय dt। ठीक है, इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या इसको शॉर्टकट में बोले तो d थीटा बाय dt लिख सकते हो आप। बोलो बात समझ में आ गई क्या? वेक्टर में लिख लो, ये लो, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। समझा बच्चों? इसका याद रखना फॉर्मूला, SI यूनिट। जो एक काम करते हैं ना, थोड़ा एक और टर्म अपने को डिवाइड, इसको ना मैग्नीट्यूड में नहीं लिखते हम, सॉरी वेक्टर में नहीं लिखते, क्योंकि हमें वेक्टर का वैसे भी काम नहीं है। किसमें? बोर्ड में। क्यों? आपको समझेगा आगे में, ठीक है, लेकिन वेक्टर लिखाऊंगा जरूर भाई। ठीक है, चलो। अब ओमेगा ये होता है हमें पता है, लेकिन बच्चों क्या अभी अभी आज ही हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था बोलो? थीटा जो होता है वो S अपॉन R होता है। बोलो हाँ कि ना? तो R को ना बाहर ले लो। बोलो आंसर क्या आएगा? बोलो 1 अपॉन R इंटू ds अपॉन dt। अरे बोलो क्या ये डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, मतलब इसको हम बोल सकते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इसको लीनियर वेलोसिटी बोला जा सकता है? तो इसकी जगह पे क्या मैं v लिख सकता हूं? बोलो हाँ कि ना? क्योंकि v जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोलो ds अपॉन dt। समझा? तो क्या मुझे ओमेगा v बाय आर मिल जाएगा। यहां से मुझे एक रिलेशन मिला, v इक्वल टू आर ओमेगा। समझा क्या? कैसे आया? समझा? सवाल ये है, ये कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर। ये कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर। अरे सर अभी अभी आपने बताया था एंगुलर को मैं अगर r से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे लीनियर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिल गया। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। हाँ सर, समझ गया सर, बिल्कुल, क्या बात है। बात समझ में आ गई क्या? तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। टंग 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 टंग। क्या बात है सर, म्यूजिक भी बजा रहे हो आप तो। हाँ बराबर है, आता है तो बजाएंगे बहुत कुछ। चलो बढ़ते हैं, फालतू टाइम पास नहीं करेंगे। क्या बोलते? समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अरे सर हमें एक और टर्म समझा दो ना थोड़ा सा सर। क्या? कौन सा बोलो? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है,
चलो चलते हैं। अरे बोलो एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया जाएगा? अल्फा से। किससे डिनोट किया जाएगा? बोलो अल्फा से। अरे सर इसका डेफिनेशन सर मैं बता सकता हूं सर, मैं बताऊं क्या सर? हाँ बोलो बताओ। अरे इसका डेफिनेशन ना सर ऐसे आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नहीं सर, एंगुलर वेलोसिटी। अरे वाह वेरी गुड। अरे बोलो समझा क्या? अरे इस कॉल थोड़ी ना लिखेंगे भाई, हो गया ना भाई। किसका चेंज होना? एंगुलर वेलोसिटी का। तो क्या अल्फा का फॉर्मूला ऐसे आएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। समझा? अगर हम लिखने की कोशिश करें तो इसको डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो बच्चों? ओमेगा मतलब V अपॉन आर होता है कि नहीं होता है? फिर से आर को कॉमन ले लो, बोलो आंसर क्या आएगा? 1 बाय आर इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अरे सर ये तो लीनियर वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये तो लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा। यस बिल्कुल सही सोच रहे हो। मतलब अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर आ जाएगा, क्योंकि ए का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। यहां क्या लिखा? एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने अल्फा लिखा था, तो यहां पे वी लिख दूं तो मेरा यहां ए आ जाएगा, लीनियर। सर फिर से वही रिलेशन आया सर। देखो सर आपने अभी अभी पढ़ाया था सर हमको कि एंगुलर टर्म को जब आर से इंटू करे तो हमें लीनियर टर्म मिलता है। तो ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो बात समझी क्या? ये रहा इसका प्रूफ जो मैंने नहीं कराया है क्लास में। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर में लिखना है तो एंगुलर को आर से मल्टीप्लाई कर दो। लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर में लिखना है तो सेम वही करना है, इसमें भी वही करना है। होपफुली आपको ये बात समझ गई। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ क्या इन्हें हमें वेक्टर में लिखना आना चाहिए? हाँ कि ना? पक्का? तो एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं, उस टेबल में सब कुछ लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, फिलहाल रोटेशनल वाले टर्म्स हमने लिखेंगे, जैसे एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, और ये वाला टर्म अभी नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, चलो जो हमें सर्कुलर में काम आने वाला है हम सिर्फ वही लिखेंगे। ओके यस सर। तुम भी हो मैं भी हूं, पास आओ तो कह दो आखिर क्यों, चलो रे आओ इधर पढ़ाऊंगा मैं। हाँ बोलो, चलो बोलो बोलो। क्या हमें एक टेबल बनाना है? चलो बनाते हैं टेबल। ये रहा टेबल। टेबल में क्या क्या लिखना है बच्चों? बोलो सर मैं बताऊं क्या? हमें ना लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी के बीच में रिलेशन लिखना है। ये कहलाएगा लीनियर और ये कहलाएगा एंगुलर। और यहाँ एक और रो आएगा जिसमें अपन इक्वल टू लिखेंगे। बोलो यहाँ क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर बराबर बोल रहे हो, उसको एस बोला जाता है। तो क्या यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही। इसको क्या बोला जाता है? बोलो थीटा। वेट अ मिनट बच्चों, सॉरी अलार्म बज गया था इतने रात वाला। कितना वाला? 10:45 वाला। बच्चों देखो 11 बज रहे हैं अभी। ठीक है, बोलो क्या इन दोनों में यही रिलेशन है बच्चों? S इक्वल टू आर थीटा, हाँ कि ना? तो ये हो गया इनका रिलेशन। क्या आपको बात समझ में आ गई यार? नहीं आई? बोलो यारो, हाँ यारो बोलो जरा, टॉपिक समझा कि नहीं? अरे बोलो क्या हमें इसको वेक्टर के टर्म में भी लिखना आना चाहिए? बच्चों ये आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है यार। हाँ।
हमें क्या पूछा जा सकता है, इनको वेक्टर के टर्म में लिखना है। बच्चों याद रखना, इनको वेक्टर में अगर लिखना है ना, तो पहली बात याद रखना, थीटा को पहले लिखना है और आर को बाद में लिखना है। और कौन सा प्रोडक्ट लेना है बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। कौन सा प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझी क्या, पक्का 100%। चलो इसका रीजन बता देता हूं, जिसके पास, जिसको नहीं पता होगा वो सुनो। याद रखना, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का, तो आपको ना ये सीरीज याद रखनी है, एक्स वाई जेड एक्स वाई, ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी सीरीज में ये वाले वेरिएबल्स लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे इसको ही समझ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई पार्टिकल गोल गोल घूमे, जब भी कोई पार्टिकल गोल गोल घूमे, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तीनों चीजें यूज करेंगे। सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, ये हो गया रेडियस वेक्टर। ठीक है, बराबर है क्या डायरेक्शन, हाँ। सोचो मैं पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो क्या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर आ जाएगा, दिस इज योर एस वेक्टर। अरे हाँ कि ना भाई। और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, बाद में बताने वाला हूं मैं, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमारा जो इसका डायरेक्शन आएगा थीटा का, वो ऐसे आएगा बाहर की तरफ, ये हो जाएगा वो डायरेक्शन। समझा क्या। और याद रखना, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। बोलो समझी क्या, पॉजिटिव लेना है इसको, ये पॉजिटिव, उधर वाला नेगेटिव हो जाए, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है। कौन सी, तो बोलो भाई, ओ हो थीटा किधर, जेड में। चलो ये तीनों को ना यहाँ पे पुट करके देखते हैं करेक्ट है क्या, यहां से कोई भी तीन में आता है क्या चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले एस, एस किस में है बोलो, वाई। थीटा किस में है बोलो, जेड। और आर किस में है बोलो, एक्स। क्या ऐसी सीरीज यहां नजर आ रही है आपको, हाँ ये देख लो, अरे दिख रही ना, वाई जेड एक्स, मतलब इट इज करेक्ट, हाँ कि ना। लेकिन अगर आपने आर को पहले लिखा होता तो आपकी सीरीज हो जाती कुछ ये, और ऐसी सीरीज तो यहां प्रेजेंट ही नहीं है क्या, बोलो बोलो। अरे नहीं है ना भाई, है क्या देख लो यार। तो फिर ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, और इसीलिए यहां ये वाला करेक्ट है। बोलो समझ में आया क्या, अरे बोलो समझा क्या, समझ गया मैं, समझ गया मैं, वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना, लीनियर वेलोसिटी। अरे लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन बोलो, क्या एंगुलर वेलोसिटी के साथ फिर से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अरे बोलो इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे, समझ गया क्या, हाँ सर मैं समझ गया, ये हो जाएगा कुछ ऐसा। पक्का समझ गया क्या। अब सवाल वही है, क्या ये सवाल एग्जाम में आया है, यस ये आया हुआ है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। चलो लीनियर एक्सेलरेशन। बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन को हमने ए बोला था क्या, हाँ। और फिर से आर से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा आ जाएगा, मतलब वो हाँ जोप लागत है। अरे बोलो क्या ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस वेक्टर आर आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर बिल्कुल सही, ये है आपके रिलेशंस। क्या आपको इतना समझ में आया बच्चों, जितना अब तक मैंने पढ़ाया। पक्का क्या क्या पढ़ाया बोलो। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज दो है, एक्सेलरेटेड पीरियोडिक। उसके बाद रेडियस वेक्टर पढ़ाया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाई और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ाया। उन दोनों के बीच का रिलेशन भी बताया, लीनियर और एंगुलर में। ये रहा वो रिलेशन। बोलो बच्चों क्या इतना समझ में आया आपको। पक्का बच्चों, आगे बढ़े क्या, एकदम छोटा टॉपिक ले लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, एक मुझे एक बात बताओ, क्या ये थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ, और ये एंगुलर वेलोसिटी और ये एंगुलर एक्सेलरेशन। सर ये तो वेक्टर है ना, हाँ, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा। अरे हाँ यार ये तो बात सही है, डायरेक्शन तो होना चाहिए।
मतलब इनका डायरेक्शन निकालने के लिए ना एक रूल यूज होता है बच्चों, जो अभी मैंने यूज किया था, वो है राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो आपको एक सवाल पूछा जा सकता है, विच रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, ओमेगा, अल्फा, और भी दो टर्म आएगी, एक आएगा टाउ, एक आएगा एल। ठीक है, इनका डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। हाँ, मुझे पता था, क्या तुम मुझे पता है गाने का वेट कर रहे थे ना, है ना, बराबर बोलो। हाँ, है नहीं, गाना ही सुनना है तुमको, पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ, पढ़ाई करो चुपचाप। सर पढ़ने से अच्छा तो गाना ही आपका अच्छा है, पढ़ाई तो आपको आती नहीं, पढ़ाना तो आपको आता नहीं, लेकिन गाना बहुत अच्छा गाते हो सर आप। अरे यार, ये क्या बोल रहे हो यार। चलो चलो चलो, पहली बात बोलो, क्या बोल रहा हूं मैं? रूल याद रखना, यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ थीटा, ओमेगा, अल्फा, टाउ एंड एल। ठीक है बच्चों, इनका डायरेक्शन निकालने के लिए हमें कौन सा रूल यूज करना है? द आंसर इज राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल यूज करना है बोलो बच्चों? राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया क्या? पक्का? तो राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करना है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, यस, समझ लो बच्चों कि कोई एक पार्टिकल है जो ना रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन में, इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड की चारों फिंगर को कर्ल करना है, पक्का, चारों फिंगर को कर्ल करना है, और थंब को आउटस्ट्रेच रखना है बाहर। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं चलेगा, नागोबा भी नहीं करना है, ऐसा करना है और ऐसा करना है, बाबा जी का फुल्लू। हाँ, बड़े आगे कौन सा हाथ लेना है? लेफ्ट हैंड नहीं लेना है बच्चा, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड। अब क्या करना है बोलो? जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल घूम रहा होगा उस डायरेक्शन में आपको चारों फिंगर को कर्ल कर देना है। अब बोलो, क्या ये पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो अपना कर्ल ऐसे आ जाएगा? देखो, आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो, अरे आएगा कि नहीं आएगा यार? हाँ सर, बराबर बोल रहे हो। मतलब ऐसे कंडीशन में थंब कहाँ है बोलो? ऊपर। तो यही हमारा डायरेक्शन हो जाएगा किसका? इन सब का। समझा क्या? अब आप अपने पंखे, अपने घर में आप फैन के नीचे बैठे होंगे, आप देखो फैन कैसे घूम रहा है। सर फैन ना ऐसे घूम रहा है, तो मैं कर्ल्ड फिंगर को ऐसे कर दूंगा, तो कर्ल्ड फिंगर ऐसे कर दूंगा तो थंब किधर आ जाएगा? नीचे। तो इन सब का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? नीचे। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, मैं तो समझ गया। अरे वाह, वेरी गुड। राइट हैंड थंब रूल मुझे आ गया। राइट हैंड थंब रूल किसके लिए यूज होता है बोलो? इनका डायरेक्शन निकालने के लिए, इन सर्कुलर मोशन। भाई फिर अपन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे कुछ लगाएगा। चलो ठीक है, राइट हैंड थंब रूल समझ गया बच्चों? पक्का? तो देख लेता हूं और कुछ टॉपिक हमारा रह तो नहीं गया है, फिर अपन देखेंगे और टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों? अरे हाँ बोलो ना यार। जिंदगी दो पल की, ये तो अभी नहीं। ठीक, टाइम कितना हुआ है मैडम? चेक, फिर हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। टाइम हियर कितना टाइम हो गया पढ़ा के? प्लीज चेक। ओके, तो अपना थोड़ा टॉपिक हम ले सकते हैं, और वो टॉपिक नाम आप बताएंगे। बोलो बच्चों, आपको क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है क्या अभी? अरे बोलो ना यारो। चलो पढ़ ही लेते हैं। बोलो, पढ़ते हैं। चलो चलो पढ़ेंगे यार। चलो चलो, अभी आपके लिए टॉपिक है नया। कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम में 2020 में सवाल आया हुआ है बच्चों। क्या सवाल आया था बोलो? डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर
आपने तो इसका डेफिनेशन पहले भी बताया था, ये क्या नया झंझट लाया आपने? अरे कोई झंझट नहीं है भाई, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। अब कुछ ना कुछ तो सेम होगा कि नहीं होगा। चलो हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? देखो बच्चों बहुत इजी है, आपको आंसर में क्या लिखना है याद रखना। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन बनाए और उस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो बोलो? स्पीड कांस्टेंट हो। सिर्फ स्पीड बोलने से नहीं चलेगा, आप काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो या एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो। फिर से एक बार, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। अरे बोलो समझा क्या? जब पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, then it is said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया क्या बच्चों? बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, ये आंसर समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। एग्जाम्पल बताओ बड़ा सर इसके। मैं बताऊं क्या? बहुत इजी है। क्या चंदा मामा अर्थ के अराउंड में गोल 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 घूमता है कि नहीं घूमता है? हाँ, मतलब एग्जाम्पल है मोशन ऑफ मून। किसके अराउंड में घूमेगा ये बोलो? रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। अरे बोलो हाँ कि ना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक सवाल पूछता हूं मैं। हमारा चंदा मामा अर्थ के अराउंड में एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है? पता है क्या किसी को? बोलो। नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता? पता है यार, वो होता है 27.33 डेज। बोलो समझा? कितने दिनों में एक चक्कर लगाता है? बोलो 27.33 डेज में लगाता है। अब सवाल ये है 27.33 डेज में का मतलब है भाई आधा सर्कल कितने देर में लगाता होगा? 13। तो कभी सुना है क्या चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है? हाँ, तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में पता है क्या कितने दिन का डिफरेंस होता है? 13.5 या 6, मतलब 13 दिन में भी 9 से 10 घंटे, इतना डिफरेंस होता है बच्चों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब कभी साथ में आते हैं तो। ठीक है, क्योंकि पूरा चक्कर, जैसे एग्जांपल ले लो, ये हमारा अर्थ है और अगर हमारा ये मून एक चक्कर उसके अराउंड में लगा रहा है तो यहां से यहां जाने में उसको कितना दिन लगेगा? 13 दिन लगेगा। फिर से यहां आने में 13.5 दिन। टोटल कितने दिन लगते हैं बोलो? 27.33। ठीक है। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, ये तो मुझे पता नहीं था, आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। आपको सर नोबेल प्राइज मिलेगा इसके लिए। अरे भारत रत्न तो दो पहले, बाद में नोबेल प्राइज देखेंगे यार। चलो दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें। इलेक्ट्रॉन जो है इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अरे बोलो समझा? एग्जाम में यही सवाल पूछेगा बच्चों, अगर पूछा तो, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। बस इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा। लेकिन क्या अगर आपको 2 मार्क का सवाल पूछ ले तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखना आना चाहिए, हाँ कि ना? तो आप तो पहले डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे और एक्सप्लेनेशन में देखो क्या लिखोगे। पता है क्या लिखोगे? ये लिखोगे, ये जो मैं बताऊंगा अभी। आपका सवाल होना चाहिए बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर सिर्फ स्पीड कांस्टेंट क्यों होती है? सर वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होती? अभी बताता हूं। चलो देखो, मुझे एक बात बताओ बच्चों, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है। हाँ सर बराबर है, गोल तो घूमता है। पार्टिकल अभी यहां है, वो ऐसे घूम रहा था। तो मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल? हाँ या ना? लिखेंगे हम अभी। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन लिखेंगे। बोलो क्या पार्टिकल अभी यहां है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या अभी ऐसे हो जाएगा? बोलो हाँ कि ना? हाँ। और पार्टिकल अगर घूमकर यहां से यहां कभी तो आएगा, नहीं आएगा? क्या आएगा कि नहीं आएगा?
आ जाएगा असल, तो क्या उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा? पहले तो ऊपर था, अभी लेफ्ट में हो गया। क्या पार्टिकल यहां से घूम के यहां भी आ सकता है? हाँ सर, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा? क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? किसका? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो क्या वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी? हाँ कि ना? और इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? समझ में आया क्या? बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हम क्या लिखेंगे? बोलो, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल goes on changing, ठीक है। Hence direction of velocity also changes। क्यों होता है? समझ गया? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन पोजीशन से टेंजेंट होता है, ठीक है। Hence velocity does not constant, इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। एक और नोट आपको ना बच्चों याद रखना है इसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना क्या क्या कांस्टेंट होता है। ये एमसीक्यू बेस्ड सवाल, ये आपको यहां से एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। देखो याद रखना, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ड्यूरिंग यूसीएम, स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। एक और चीज लिख लेता हूं बच्चों, इससे ना एंगुलर मोमेंटम रिलेट करता है। एंगुलर मोमेंटम, ये चार चीजें हैं आर कांस्टेंट। अब एक एक चीजें समझेंगे, ठीक है। सवाल आपको पूछेगा ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपको याद रखना चाहिए क्या क्या कांस्टेंट होता है। बोलो, स्पीड, कैसा तो समझ गया, स्केलर है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। एंगुलर वेलोसिटी, सर ये तो वेक्टर है, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अरे लेकिन क्या इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं? और पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा होगा, भले वो कैसे भी घूम रहा हो, तो क्या उसका डायरेक्शन ऊपर ही रहेगा? देखो घूमने दो, बुड़ूम बुड़ूम बुड़ूम, डायरेक्शन तो एक ही है ना भाई, ऊपर, इसीलिए इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही था, मतलब ये भी चेंज नहीं होगा। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। ये भी स्केलर है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। और ये किस पे डिपेंड करता है? एंगुलर वेलोसिटी पे, ठीक है। और इसीलिए ये चारों चीजें क्या रहेगी? बोलो, कांस्टेंट रहेगी। बोलो समझ में आया क्या? ये सारी चीजें आपको यूसीएम के बारे में पता होनी चाहिए। बोलो समझ में आया बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे और होता है, ठीक है। और कुछ रह गया होगा तो अपन बाद में देखेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे ना सेंट्रीफ्यूगल समझाया है आपको, लेकिन मैं आपको अलग वाले टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। पक्का बच्चों, बड़े आगे, ठीक है। तो काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और हम कल नए वाले टॉपिक के साथ आएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। और वो टॉपिक रहेगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड बेसिक टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। समझ में आया क्या? तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।